दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष करंट अफेयर की श्रृंखला में हम बातचीत करने चल रहे हैं दोस्तों आर्थिकी घटनाक्रम से संबंधित बहुत ही बेहतरीन सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की चर्चा में दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको पूछने वाला हूँ, आपको उसके उत्तर बताने वाला हूँ। जैसे कि सवाल परीक्षा में आता है, लाडली बहना योजना या बहन योजना दोस्तों किस राज्य में लागू किया गया था। यूट्यूब में अभी दोस्तों नया CEO नियुक्त किया गया दोस्तों, जो कि भारतीय मूल के हैं, तो उनका नाम क्या है। एशिया की सबसे अमीर महिला दोस्तों किसे घोषित किया गया, या फिर कितनी महिलाओं को दोस्तों इस लिस्ट में रखा गया है। वेल्थ रिपोर्ट अभी आया था दोस्तों, उसके अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है। किस योजना को दोस्तों स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, योजना किस राज्य सरकार की है। वन विश्वविद्यालय दोस्तों जो स्थापित किया जा रहा है वो कहां पर किया जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, और इसने किस देश को अभी अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है क्या। और इस साथ ही साथ एक सवाल और आया था कि इसने किस देश को निलंबित कर दिया है। इस तरह के अच्छे अच्छे सवाल। या फिर राष्ट्रीय MSME पुरस्कार, जी हां दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है दोस्तों उससे संबंधित पुरस्कार है, यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज बन रही करंट अफेयर की, ये दोस्तों हम परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज आपको दे रहे हैं, ताकि जो निकट में आपकी परीक्षा दोस्तों उसकी तैयारी आप बेहतर ढंग से कर पाएं। और चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से सवाल हैं और कैसे इसके जवाब देने हैं, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। ये फाउंडेशन बैच आपके जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी में मदद करेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बहुत इत्मीनान से सोच समझ के आपको जवाब देना है। सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है कि ऐसे बड़े बड़े सवाल दोस्तों परीक्षा में आते हैं और घबराइए मत, उन बड़े सवालों को देख के परेशान नहीं होना, हमें वहां से फैक्ट को निकालना, मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। लिख रहा है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहां मिलेंगे, उड़ीसा में मिल सकते हैं, झारखंड मिल सकते हैं, छत्तीसगढ़ मिल सकते हैं, थोड़े बहुत मध्य प्रदेश में मिल सकते हैं। यही दोस्तों आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, ठीक है। कह रहा उन क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था, ठीक है, किसी अन्य चीज को बढ़ावा दिया जाता था। कभी रेलवे की बात आपने सुना था आज तक? आज के पहले कभी ऐसा सुना था कि आदिवासी क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ने की बात हो रही? अरे वहां पे तो बिजली नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैंक नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है। अभी तो ये सब भी वहां पर नहीं, और वहां को पहले जब तक वहां पर रेलवे नहीं पहुंचेगा तब तक ये सारी चीजें भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात बता दूं, किसी चीज का विस्तार करना है, अगर आपके गांव का विस्तार करना, अभी आपके गांव में एक रेलवे स्टेशन खुल जाए, देखिए हर चीज का विकास हो जाएगा कि नहीं विकास। तो समझिए मुद्दा क्या कर रहा है, इसीलिए लिख रहा है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब बढ़ाएगा कौन? रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय के मंत्री कौन? अश्वनी वैष्णव। लिख रहा है भैया, उसके आगे लिख रहा है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की दोस्तों घोषणा किया है। तो यहां पर आप समझ गए ना, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो आदिवासी को हम जनजाति बोल सकते हैं क्या? बोलिए, आदिवासी को हम जनजाति बोल सकते हैं। तो यहां याद रखेगा जनजाति गौरव कॉरिडोर। जी हां दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया है? जनजाति गौरव कॉरिडोर रखा गया। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत आपको? भाई आदिवासी को यहां जनजाति कर दिया गया, और जाहिर सी बात अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका गौरव बढ़ेगा। तो जनजाति गौरव कॉरिडोर दोस्तों इसका नाम दिया गया है, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी घोषणा किया गया। अगला सवाल देखिए, 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को, ठीक है, ये कौन सी चाय दोस्तों? भारतीय चाय। जब भारतीय चाय की बात आ गई, या तो दार्जिलिंग का याद आ गया, या कांगड़ा चाय की याद आएगी, या तो ग्रीन टी की याद आ जाएगी, यही सब तो याद आएगा आपको, ठीक है। लिख रहा दोस्तों किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। अभी हमारे देश में जैसे जीआई टैग होता है ना, वैसे दूसरे देश का भी जीआई टैग होता है, ठीक है। तो दोस्तों यूरोपीय आयोग का भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। हमें हमारे देश का तो प्राप्त था पहले से, ठीक है, लेकिन यूरोपीय आयोग का भी दोस्तों क्या हो गया यहां पर? यूरोपीय आयोग का भी दोस्तों यहां पर संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। यह किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? तो कांगड़ा चाय को मिला है। किसे मिला दोस्तों? याद रखेगा कांगड़ा भारतीय चाय है। लगता है इसकी पूछ ब्रिटेन में बहुत ज्यादा है कि नहीं। और ये कहां की है दोस्तों कांगड़ा चाय? तो याद रखेगा कांगड़ा पड़ता कहां पर है? कांगड़ा हिमाचल में भैया। अब जिसको पता होगा कांगड़ा हिमाचल में, कभी दार्जिलिंग उत्तर थोड़े करेगा, ठीक है। वैसे दार्जिलिंग किसी राज्य का नाम नहीं है, ठीक है। दार्जिलिंग पता कहां पर? किसी से पूछ लिया जाए दार्जिलिंग है कहां पर, लोग समझते हैं असम वगैरह में होगा, सिक्किम में होगा। नहीं जी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है।
सही बता रहे, मजाक नहीं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निवेश बैंकर, निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार। निवेश बैंकर मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा भैया। इसको इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं। और लिख रहा है, अच्छा ये लोग करते क्या है, जैसे आपके पास खूब ज्यादा पैसा होगा तो आपका इन्वेस्ट करा देंगे बढ़िया जगह, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको मिल पाए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, नाम है सुधा शिव कुमार। इनको हाल ही में किस संस्था का अभी क्या बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए हम लोग पढ़ ही रहे हैं आर्थिकी, हम लोग इकोनॉमी से दोस्तों संबंधित सवाल या आर्थिकी से संबंधित सवाल देख रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था यहां पर भी आ जाती है। ठीक है, तो ये सुधा शिव कुमार पहले समझिए महिला है। ठीक है, तो इनको दोस्तों फिक्की का नाम सुना आपने, फिक्की का नाम सुना होगा। ठीक है, फिक्की की जो महिला विंग है दोस्तों, जो महिला विंग है, ये उस महिला विंग की दोस्तों क्या बनी गई है, इस महिला विंग की क्या चुनी गई है, अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो अध्यक्ष दोस्तों अभी चेंज हो गए हैं और मैं नया आंकड़ा आपको दे रहा हूं, याद रखिएगा। इनका नाम है शुभ्रकांत पांडा। क्या नाम दोस्तों, शुभ्रकांत पांडा। ये अभी नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आप अपना जो दिमाग में जो भी उत्तर आपके पास हो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का, अपने कुल कृषि निर्यात का मतलब भारत एक्सपोर्ट तो बहुत कुछ करता है भाई, बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है। यहां तक कि जैसे हम पेट्रोल भी अगर किसी देश से खरीदते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते। हम अपने जो पड़ोसी देश नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भाई इनको हम एक्सपोर्ट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो लिख रहा है अपने यहां सब एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, यहां केवल कृषि की बात कर रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है कुल कृषि निर्यात का, जितना भी कृषि निर्यात होता है उसका सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है, ये भारत ने निर्यात किया है। और विश्वास कीजिए ना, ये अच्छा सोचिए, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अगर ये सवाल परीक्षा में आएगा तो लोग सोचेंगे यार एक्सपोर्ट किसको कर सकता है, पड़ोसी देश को कर सकता है। और यही सोचकर मैंने सवाल यहां पे रख दिया। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक एक्सपोर्ट जो किया गया है वो कृषि निर्यात का, याद रखेंगे किसको किया गया, अमेरिका को किया गया। कभी भी बच्चे का दिमाग ना इस बात पे जाएगा ही नहीं। आप बताओ जाएगा, नहीं जाएगा, और उत्तर गलत हो जाएगा। आप याद रखिएगा, जो बच्चा सीरीज को देख रहा होगा ना, उसको ऐसे चुटकी में याद होता रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश, ठीक है, वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर सकेगा। होता क्या दोस्तों, देखिए एक बात समझिएगा, हर देश की मुद्रा अलग अलग है। हमारे देश में रुपया चलता है, थाईलैंड में मुद्रा अलग है, चीन की मुद्रा अलग है, जापान की मुद्रा अलग है, न्यूजीलैंड की मुद्रा अलग है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा अलग है। अगर हम कोई चीज़ ऑस्ट्रेलिया से अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो भैया वहाँ का सामान मंगाएंगे तो हम कौन सा पैसा दें उसको, हम उसको रुपया देंगे, वो कहेगा हम रुपया लेके क्या करेंगे। अगर वो हमको ऑस्ट्रेलिया के मुद्रा में दोस्तों भुगतान करें, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हमें भुगतान करें, हम क्या करेंगे लेके उसका। ठीक है, तो ये होता है कि सर्वमान्य मुद्रा, तो सर्वमान्य मुद्रा में फिर डॉलर की बात आती है। ठीक है, अब जब ऑस्ट्रेलिया के पास डॉलर होगा तब तो भारत को दे पाएगा, या जब भारत के पास उतना डॉलर होगा तब तो ऑस्ट्रेलिया को दे पाएगा, और नहीं होगा तब क्या करे, खरीदना बेचना बंद कर दे भारत। नहीं, तो याद रखेगा आरबीआई ने क्या किया यहां पर, तो हमारा देश अलग अलग देशों के साथ समय समय पर क्या करता रहता है दोस्तों, संधि करता रहता है, बैठकर बातचीत करता है कि काम करते हैं यार हम दोनों आपस में ट्रांजैक्शन दोस्तों थोड़ा सा सही करते हैं। और यहां पर दोस्तों व्यापार अब भारतीय रुपए में हो सकेगा जबकि विदेशी है। ठीक है, तो हमारे देश के पास में एक देश है मलेशिया। ठीक है, यहां की मुद्रा अलग है मलेशियाई। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब हम मलेशिया देश के साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार कर पाएंगे, ये दोस्तों सुनिश्चित हो गया है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्या है, अचीवमेंट है कि वहां जाकर हम अपनी मुद्रा में व्यापार कर पाएं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मलेशिया के साथ दोस्तों ये हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दिया दोस्तों, और ये मंजूरी किसने दिया दोस्तों, याद रखेंगे केंद्र सरकार ने दिया है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, सेबी का नाम आप सभी याद रखेगा। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है, हालांकि इतना आसान सवाल तो आएगा नहीं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। तो कह रहा है जो स्टॉक एक्सचेंज में किस एजेंसी को दोस्तों सूचीबद्ध किया जा रहा है, तो एक भारतीय। अच्छा बताइए, केंद्र सरकार ने किसी प्राइवेट एजेंसी को सूचीबद्ध करने की तो बात करेगा नहीं कि किसी प्राइवेट में या फिर कोई नया स्टार्टअप है उसको सूचीबद्ध कर लो। भाई क्या फर्क पड़ता है, केंद्र सरकार को किसी से क्या लेना देना। हाँ,
केंद्र सरकार अगर किसी चीज को सूचीबद्ध करने के लिए कह रहा है तो तात्पर्य वहां पर छिपा हुआ है कि कोई ना कोई क्या होगा दोस्तों, उसका संबंध दोस्तों वो केंद्र से होगा, वह केंद्र का कोई ना कोई क्या होगा, कोई डिपार्टमेंट होगा, कुछ होगा। ये अपने दिमाग में रखिए। और यहीं पर हम पढ़ते हैं दोस्तों अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। जी हां दोस्तों, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को जी हां दोस्तों, विकास एजेंसी को स्टॉक एक्सचेंज में अब लिस्टिंग कर दिया जाएगा, इसको भी सूचीबद्ध किया जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल। कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने कवर किया था एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, कि जीआई टैग मिला हुआ था दोस्तों, जीआई टैग मिला था, राजस्थान का था ये, ठीक है, बीकानेरी भुजिया। क्या था दोस्तों? बीकानेरी भुजिया। भुजिया नमकीन तो सुना होगा ना, बीकानेरी भुजिया, ठीक है। अब इसका आईपीओ आने वाला, मतलब ये भी लिस्ट हो गया दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ होगा तभी तो इसका आईपीओ आएगा, ठीक है। ये सवाल भी याद रखेगा, बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन, वैसे भी दोस्तों अगर हम अपने देश में देखें तो जो है स्वच्छ पेयजल के लिए दोस्तों लगातार एक से बढ़कर एक दोस्तों काम किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा एक से एक बढ़कर एक स्कीम निकाली जा रही है और लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ठीक है। गोवा वगैरह को देख लीजिए तो स्वच्छ जल की आपूर्ति 100% तक कर दी है, मतलब हर घर स्वच्छ जल की बात हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों ये चीजें होगी। तो यहां पर तो दोस्तों सीधे सीधे वर्ल्ड बैंक को दे रहा है, ठीक है, कि यहां पर वर्ल्ड बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए $363 मिलियन का दोस्तों ऋण दिया। ऐसा नहीं कि वापस नहीं करना, वापस तो करना होगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो ऋण मिलता है ना, बड़ा कम ब्याज दर होता है इसका, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी लोग ले लेते हैं। तो $363 मिलियन जो मिला है ये अभी कर्नाटक को मिला है। किसको मिला दोस्तों? कर्नाटक को मिला है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब बाकी के राज्य तो अपने से दोस्तों अपने बजट के अनुसार वो स्वच्छ पेयजल को बढ़ावा दे रहे हैं और ये कर्नाटक नाटक कर रहा है और लोन लेकर के काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगर इस बात को याद रखेंगे तो मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में सवाल आएगा ना तो आपको याद आ जाएगा, यार नितिन सर ने मजाक में कहा था कि कर्नाटक नाटक कर रहा है, अपने बजट से नहीं ये पेयजल आपूर्ति कर रहा है, उधार लेकर लोन लेकर पेयजल आपूर्ति करवा रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जी हां दोस्तों, इसे शॉर्टकट में FATF कहा जाता है। तो FATF का नया अध्यक्ष अभी दोस्तों नियुक्त किया गया है, ठीक है। याद रखेगा इनका नाम क्या है दोस्तों? टी राजा। क्या नाम दोस्तों? टी राजा नाम है या राजा कुमार नाम है, याद रखेगा। और ये कहां से हैं दोस्तों? तो भारतीय मूल के हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन है, भारतीय मूल के हैं सिर्फ, ठीक है। मूल क्या है दोस्तों इनका? भारतीय है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये सिंगापुर के रहने वाले दोस्तों टी राजा कुमार इनका नाम है, ठीक है, जिन्हें FATF का क्या बनाया गया दोस्तों? अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। और इसी FATF करता है क्या दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो देश दोस्तों गलत तरीके से पैसे का लेन देन करता है या उनको सूचीबद्ध करता है, किसी को ब्लैक लिस्ट कर देता है, किसी को ग्रे लिस्ट में डालता है। तो ग्रे लिस्ट मतलब थोड़ा काला है, ठीक है, थोड़ा काला मतलब छोटा वाला चोर, ठीक है। और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो बड़ा वाला चोर हो गया, ठीक है। तो अभी ग्रे लिस्ट से बाहर किया पाकिस्तान को, भी सवाल अभी आगे आएगा, तो चलिए देखेंगे उसके भी, ठीक है। लिख रहा 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव। दोस्तों अच्छा मैं बताऊं, दो शब्द होता है, एक होता है जैसे हमने कहा अंतरराज्यीय, ठीक है, अंतरदेशीय, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अब दोनों में बड़ा अंतर होता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मान लीजिए अगर लिखा है कहीं पर अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, और इस अंतरराष्ट्रीय में आपको पता, अच्छा इस अंतरराष्ट्रीय में और इस अंतरराष्ट्रीय में क्या अंतर है बताइए? ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आपको पता है? हिंदी के दृष्टिकोण से मुझे बताना इसलिए जरूरी क्योंकि यहां पर जो आए इसको समझने में मदद मिलेगा। जब अंतरराष्ट्रीय की बात करें दोस्तों तो ये इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल, यानी इसमें देश विदेश की बात होती है। और जब ये वाला अंतरराष्ट्रीय लिखेगा ना तो याद रखेगा देशों के मध्य की बात होती है। अंतरधन राष्ट्रीय लिख दिया तो क्या हो गया? देशों के मध्य। जैसे लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों? अंतरराज्यीय, तो पहले अंतर लिखेंगे फिर राज्य मतलब राज्यों के मध्य, इंटर स्टेट जैसे पढ़ते हैं ना, उसी तरह से लिख रहा है कि कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय। अंतर कृषि विद्यालय मतलब अंतर कृषि विद्यालय युवा महोत्सव, ये अलग अलग राज्यों का जो कृषि विद्यालय दोस्तों उसके बीच में एक युवा महोत्सव हो रहा है। एक जैसे यूनिफेस्ट होता है ना वैसे एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। और ये यूनिफेस्ट दोस्तों कहां पे हो रहा है? तो याद रखें दोस्तों ये यूनिफेस्ट हो रहा है दोस्तों बंगलुरु में। कहां पर हो रहा है दोस्तों? बंगलुरु में ये
यूनिफेस्ट हो रहा है, जो कृषि विश्वविद्यालय का यूनिफेस्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 की सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है, ठीक है। देखो दुनिया में बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है, तो ऐसे में अगर टॉप 10 में हमारा कोई ब्रांड आता है तो बहुत बड़ी बात है। और यहां टॉप 10 में 9वें नंबर पर दोस्तों, 9th नंबर पर आया दोस्तों, याद रखेंगे रिलायंस जियो। कौन सा आया दोस्तों? रिलायंस जियो। और एक बात और याद रखेगा, रिलायंस जियो का दोस्तों अभी जो नया आप कह सकते हैं हेड चुना गया है, ठीक है, वो आकाश अंबानी को चुना गया है, याद रखेंगे, ठीक है। आकाश अंबानी को ये पूरी की पूरी कंपनी क्या कर दी गई है, दे दी गई है कि अब वो चलाएं अपने हिसाब से, ठीक है। तो 9वें नंबर का दोस्तों ब्रांड है, ये आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल ये भी है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है कि फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों? सीबीडीटी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जी हां दोस्तों, और अभी वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्छ कौन है? तो याद रखेगा नितिन कुमार नाम है, ठीक है। जी हां दोस्तों, नितिन कुमार नाम है, याद रखेगा। और सीबीडीटी के क्या है? हेड है, ठीक है। मैं नहीं हूं, ठीक है। के अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किया। ध्यान समझिए क्या बोल रहा है कि भारत की एक तेल कंपनी है, वो सीबीडीटी के साथ क्या कर रहा है दोस्तों? अग्रिम मूल्य निर्धारण, ठीक है। अग्रिम मतलब पहले, मूल्य निर्धारण समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किया है। और ये कौन सी कंपनी है? ठीक है, तेल कंपनी है, तो याद रखेगा इसका नाम है गेल। क्या नाम है दोस्तों? लिखा जरूर तेल कंपनी है, लेकिन उत्तर क्या है दोस्तों आपका? उत्तर है गेल। अब जब गेल पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं गेल को कहा जाता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या कहते हैं दोस्तों? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अरे इंग्लिश में लिख दिया होता भाई, इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कहा जाता दोस्तों। तो गेल के साथ ये समझौता हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहते क्या है? तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं हम IMF। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। IMF द्वारा जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, अद्यतन मतलब जो अभी एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार, वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहेगा? जो अनुमान किसने किया दोस्तों? तो IMF ने अनुमान किया है, ठीक है। तो IMF ने अनुमान किया है कि भारत का विकास दर जो होगा दोस्तों वो 6.1% रहेगा। ऐसा अनुमान किसका है? ये IMF का है। जो हमारे देश का आर्थिकी सर्वेक्षण होता है ना, अगर हम अपने देश की बात कर लें और आर्थिकी सर्वेक्षण की बात कर लें, ठीक है, तो आर्थिकी जो सर्वेक्षण हुआ है दोस्तों, उसमें दोस्तों कहा गया भारत जो है 6 से लेके लगभग 6.1 से लेके 6.8 के आसपास दोस्तों ये ग्रोथ रेट रहेगा। वहीं IMF का कहना है कि 6.1 रहेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। लिख रहा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर दोस्तों एक कितने प्रतिशत रहने का अनुमान? ये आर्थिक सर्वेक्षण भी मैंने बोला दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों जो अनुमान रखा गया है वो याद रखेगा 6.0 है या 6.1, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये कितना है? यहां से यहां तक का एक रेंज है। 6.8 तो कंफर्म है, इसको देख लीजिएगा, यही आर्थिक सर्वेक्षण है। वहीं IMF का क्या कहना है दोस्तों? तो IMF का सीधे सीधे कहना है 6.1। IMF का कितना कहना है? 6.1। और इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का, जो राजकोषीय घाटा था वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो याद रखेगा दोस्तों, अनुमानित है 5.9%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए पूरा इकोनॉमी दोस्तों मैंने पढ़ाया आपको, आप जानना चाहते हैं राजकीय घाटा क्या होता है, बजटी घाटा क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या कोई भी पॉइंट, राष्ट्रीय आय क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीडीपी फैक्टर कास्ट क्या होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो ना, या हमारे इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट जो है वहां जाके देखो, डिटेल में दोस्तों मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, आप इत्मीनान से अपनी तैयारी कर सकते हैं वहां से, ठीक है। लिख रहा बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा जो थी दोस्तों उसको 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब दोस्तों 7 लाख रुपए तक दोस्तों अगर आप इनकम करते हैं तो आप छूट के दायरे में हैं। ये दोस्तों सीमा बढ़ा दी गई, तो पहले 5 लाख था जो अब बढ़कर कितना हो गया? 7 लाख हो गया, ठीक है। लिख रहा वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF। अभी आपने पढ़ा दोस्तों FATF का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपने पढ़ा T राजा कुमार को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों? T
टी राजा को बनाया गया, जो कहां के रहने वाले दोस्तों, जो सिंगापुर के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और लिख रहा है मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता इसने निलंबित कर दिया है, तो याद रखेगा रूस की सदस्यता दोस्तों इसने निलंबित किया। क्यों? क्योंकि वित्तीय अपराध पर निगरानी रखता था, उसमें कुछ लू फॉल्स मिला होगा, इसलिए इसने क्या कर दिया, रूस की सदस्यता को ही क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। इतना बड़ा देश रूस और उसकी सदस्यता निलंबित हो जा रही, बड़ी बात है, ठीक है। और ग्रे लिस्ट से किसे बाहर किया दोस्तों, आगे आएगा सवाल तो क्या बताएंगे, इसने ग्रे लिस्ट से किसे बाहर किया है दोस्तों, बाहर किया है, तब आप जवाब दीजिएगा दोस्तों, पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है दोस्तों, कि डीजल की आपूर्ति करेगा और फ्रेंडशिप पाइपलाइन, एक पाइपलाइन के माध्यम से डीजल भेजेगा। और ये किसे भेजेगा दोस्तों, तो पाइप तो बड़ा दूर तक भेज नहीं सकता, अरे भारत तो वैसे भी खरीदता है ना, तो बहुत करेगा अपने पड़ोसी देशों तक भेजेगा। तो बांग्लादेश को दोस्तों ये भेज रहा है, किसे भेज रहा है दोस्तों, बांग्लादेश को दोस्तों डीजल आपूर्ति करने वाला भारत, इसको भी आप याद रखेंगे, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। हाल ही में नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई दोस्तों, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई, वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, वेल्थ रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाइट फ्रैंक कई तरह के रिपोर्ट को जारी करता है, यहां पर हम वेल्थ रिपोर्ट की बात करें और उसमें विश्व का सबसे महंगा शहर दोस्तों किसे घोषित किया गया, विश्व का सबसे महंगा शहर इस नाइट फ्रैंक ने जो वेल्थ रिपोर्ट में बताया वो मोनाको को बताया। किसे बताया दोस्तों, मोनाको को। जी हां दोस्तों, मोनाको को विश्व का सबसे महंगा शहर बताया है, किसने, याद रखेगा, नाइट फ्रैंक ने बताया है अपनी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में, ठीक है। लिख रहा 28 फरवरी 2023 तक देश के कुल स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो देखिए मोदी जी ने खूब प्रमोट किया और खूब स्टार्टअप देश में हुए, लगभग दोस्तों 90,000 से अधिक स्टार्टअप। एग्जैक्ट की बात करेगा दोस्तों, क्या बताएंगे, 92,683 बताइएगा, क्या बताएगा दोस्तों, 92,683, थोड़ा लंबा आंकड़ा है, ठीक है, और याद भी हो जाएगा आपको, घबराइएगा मत। मैंने ऐसे याद किया है कि स्टडी 91 जब आप याद करते हैं दोस्तों, स्टडी 91, बस उसके जगह 91 से ग्रोथ करिए और 92 पे आ जाइए, तो लगभग 92,000 अगर आप भी आपको याद है तो भी आप आराम से बता सकते हैं। तो अपने देश में जो स्टार्टअप की संख्या हो गई दोस्तों, वो बढ़कर के कितना हो गया, लगभग 92,683 एग्जैक्ट हो गया, या लगभग 92,000 बताइए, वो भी सही है आपका, ठीक है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया सीईओ दोस्तों नियुक्त किया गया, याद रखेगा भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है नील मोहन। क्या नाम है दोस्तों, नील मोहन। जी हां दोस्तों, नील मोहन को नया सीईओ चुना गया दोस्तों, इसका यूट्यूब का दोस्तों नया सीईओ चुना गया। वह राज्य सरकार जिसने लाडली बहना योजना दोस्तों स्टार्ट किया है, जिसके तहत अपने राज्य की प्रत्येक बहनों को या महिलाओं को दोस्तों 1,000 रुपया महीना दिया जाएगा, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की योजना है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की योजना है, और ये लाडली बहन योजना दोस्तों 2.0 भी आया गया है इसका, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को फिलहाल याद रखेगा। मध्य प्रदेश वही देश है दोस्तों जो अपने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल कर रहा है, आपको पता है नहीं, साइबर तहसील बनाया है इसने। ये सब लेटेस्ट सवाल है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023, ठीक है। मार्च में एक सिटी इंडेक्स जारी हुआ था, उसके एक नई इंटरनेशनल वीमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची अमेरिका में क्या है दोस्तों, सिर्फ पर सबसे ज्यादा अरबपति महिलाएं किस देश में दोस्तों, अरबपति महिलाएं सबसे अधिक दोस्तों किस देश में हैं महिलाएं, तो याद रखेगा उसमें अमेरिका दोस्तों क्या है दोस्तों, टॉप पर है। सबसे ज्यादा अरबपति महिलाएं कहां, अमेरिका में। वहीं भारत में महिलाएं इस सूची पर दोस्तों किस स्थान पर है, तो याद रखेगा दोस्तों 5वें नंबर पर है, ठीक है। पूरे दुनिया में 5वां स्थान भारत का है, जब हम महिलाओं की संख्या मतलब सबसे ज्यादा है, ठीक है। अरबपति महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। लिख रहा परमेश्वरन अय्यर। जी हां दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। परमेश्वरन अय्यर दोस्तों कुछ दिन पहले ही ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें नीति आयोग का क्या बनाया गया था दोस्तों, सीईओ बनाया गया था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। परमेश्वरन अय्यर को अभी फिर से दोस्तों, अभी लेटेस्ट चेंज हुआ था, लेकिन फिर से दोबारा एक नया सीईओ दोस्तों यहां पे अपॉइंट किया जा रहा है, तो याद रखेगा वीवीआर सुब्रमण्यम को। जी हां दोस्तों, वीवीआर सुब्रमण्यम को दोस्तों याद रखेगा, सुब्रमण्यम को यहां क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, नीति आयोग का सीईओ बनाया गया, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करिए, उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहां पर सुमन बेरी का नाम, ठीक है।
सुमन बेरी का नाम याद रखेगा, यह भी बढ़िया सवाल है, याद रखेंगे, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर चेंज हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना मोदी जी ने किया था, किसको हटा करके, योजना आयोग को हटा करके, जो प्लानिंग कमीशन था दोस्तों उसे हटा करके ये नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। उड़ीसा के वे 3 जिले जहां हाल ही में दोस्तों क्या मिले हैं, सोने के भंडार खोजे गए हैं, तो याद रखेगा वो कहां कहां मिले दोस्तों। तो उड़ीसा में एक आपने नाम सुना होगा मयूरभंज जिला का, हाल ही में दोस्तों मयूरभंज में काई दोस्तों काई को जीआई टैग मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। काई को एक खाने वाला आइटम है, ठीक है, फूड है, ठीक है, फूड है वहां का, ठीक है, तो याद रखेगा उससे जीआई टैग दिया गया। तो मयूरभंज में दोस्तों यहां सोने के भंडार मिले हैं। उसी तरह से आपने क्योंझर का नाम सुना होगा, ठीक है, क्योंझर को भी मिला है। और आपने देवगढ़ का नाम सुना होगा, ठीक है, देवगढ़ ही नाम है ना, तो याद रखेगा देवगढ़ का नाम सुना होगा। ये 3 ऐसे स्थान है उड़ीसा में जहां पर दोस्तों सोने के भंडार मिले हैं हाल ही में, तो इसे भी आप याद रखेंगे, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। लिख रहा है विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन दोस्तों ऋण दिया। इसके पहले आपने देखा दोस्तों, इसके पहले देखा आपने कि विश्व बैंक ने कर्नाटक को दिया था, ठीक है, विश्व बैंक ने कर्नाटक को दिया था ना, कर्नाटक को। और कर्नाटक क्या कर रहा था दोस्तों, वही स्वच्छ जल पेय आपूर्ति, ठीक है, स्वच्छ जल आपूर्ति की बात हो रही थी दोस्तों। उसी सेगमेंट में दोस्तों $363 मिलियन दिया था दोस्तों, मिलियन डॉलर दिया था। यहां पे दोस्तों $1 बिलियन ऋण दे रहा है। ये भारत के किस क्षेत्र को लिए दे रहा है दोस्तों स्पेशली, तो याद रखेगा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए दोस्तों अभी विश्व बैंक ने भारत को क्या दिया दोस्तों, $1 बिलियन ऋण दिया है, इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। लिख रहा है मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि उस पर निवेश किया जाए। तो यह हस्ताक्षर किया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। भारत ने याद रखेगा किसमें निवेश के लिए, लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों भारत ने यह समझौता किया है। यह भी अच्छा सवाल है, ठीक है। लिख रहा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगाराजन, जी हां दोस्तों, रंगाराजन का नाम सुना होगा। दिसंबर 2022 में इनकी प्रकाशित पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है, तो याद रखिएगा फोक्स इन द रोड। क्या नाम दोस्तों, फोक्स इन द रोड। जी हां दोस्तों, यह इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। और इस पुस्तक में दोस्तों उन्होंने क्या बताया दोस्तों, कि जब उन्होंने आरबीआई में एज अ गवर्नर काम किया तब से लेकर के और उसके बियॉन्ड तक की दोस्तों बातें बताई गई हैं, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया। जहां दोस्तों अपने पर्यटन क्षेत्र को क्या दे दिया, उद्योग का दर्जा दे दिया। हालांकि पर्यटन का बढ़ावा हमेशा लोग देते रहे, लेकिन उद्योग का दर्जा ये किसने दिया दोस्तों, तो ये असम में ने दिया, ठीक है, असम ने दिया है। असम से एक सवाल और याद रखें दोस्तों, यहां अभी वसुंधरा योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। कौन सी योजना, वसुंधरा योजना। परीक्षा में अगर पूछे तो क्या बताएंगे, वसुंधरा योजना 2.0 ये कहां पे लॉन्च किया गया था, तो असम में किया गया था। ये सवाल भी याद रखेंगे। लिख रहा है राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान की योजना है और राजस्थान की फेमस योजना दोस्तों इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। कौन सी है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। इसे अभी क्या दिया गया दोस्तों, स्कॉच अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। स्कॉच अवार्ड दिया गया। स्कॉच अवार्ड दोस्तों सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्यों को दिया जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, ठीक है, दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीछे हमने पढ़ा था नाइट फ्रैंक ने क्या निकाला था दोस्तों, एक वेल्थ रिपोर्ट निकाला था। क्या निकाला था, वेल्थ रिपोर्ट 2023। और उसमें नाइट फ्रैंक ने बताया था कि मोनाको शहर जो है दोस्तों, मोनाको शहर ये क्या दोस्तों, सबसे महंगा शहर है। ये हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, सबसे महंगा शहर है। ये हमने कहां पढ़ा दोस्तों, पीछे पढ़ा। अभी आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा दोस्तों ये आंकड़ा जारी किया गया और वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया और उसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे बनाया गया, तो यहां पर दोस्तों सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क को बताया गया। किसे बताया गया, न्यूयॉर्क को। अब बात आती है कि परीक्षा में कैसे पूछेगा। परीक्षा में या तो पूछेगा वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, तब मोनाको बताइएगा, और अगर EIU के अनुसार पूछेगा तब क्या बताएंगे, न्यूयॉर्क बताइएगा। ये सब चीजें तो ध्यान देना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते।
समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिख रहा है नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार के नाम से दोस्तों ये किसने जीता है? तो एक छोटा सा दोस्तों स्टार्टअप था जिसका नाम है मंथन। क्या नाम है दोस्तों? मंथन ने दोस्तों ये जीता है। याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से सवाल परीक्षा में आने योग्य है, आ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लिख रहा सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया? यह अभी तक दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, अब इसे दोस्तों महारत्न कंपनी बना दिया गया है। इसका नाम क्या दोस्तों? तो कहते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से दोस्तों इसे जानते हैं। ऐसे दोस्तों इसे बोला जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो याद रखिएगा REC के नाम से जाना जाता है। अब ये एक महारत्न कंपनी बन रही है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022, ठीक है, के अनुसार कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी बन गई है? मतलब सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी, तभी तो यहां कहा गया नियोक्ता कंपनी, ठीक है। तो याद रखेगा ये नियोक्ता कंपनी बनी कौन है? तो याद रखेगा रिलायंस इंडस्ट्री। कौन बनी दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? याद रखेंगे ये सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी बन गई, जो निजी क्षेत्र की कंपनी है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा भारत का वह पड़ोसी देश जिसे 11 नवंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यानी कि IMF के द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए ये भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा किया गया, तो ये दिया गया दोस्तों बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान को तो वैसे भी कोई ऋण देने लायक नहीं है, ठीक है, उसकी स्थिति वैसे भी इतनी ज्यादा खराब चल रही, तो बांग्लादेश करिएगा। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बन गया? वैसे भी दोस्तों भारत चाह रहा है कि वर्ष 2023 को, ठीक है, वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में दोस्तों मनाया जाए। ऐसी भारत ने दोस्तों कई बार रखी है बातें अपनी, ठीक है, और इसको मनाया भी जा रहा है, ठीक है। ये 2023 का जो वर्ष इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बाजरा दोस्तों ये मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने ये काम स्टार्ट किया है। तो 41% योगदान के साथ दोस्तों यहाँ भारत का ही नाम है, ठीक है, जो अभी टॉप पे चल रहा है, ठीक है। और भारत जो है दोस्तों दुनिया को बढ़ावा भी दे रहा है कि लोग मोटे अनाज की तरफ झुकाव करें, ताकि दोस्तों हेल्दी हो और स्वास्थ्य उनका मजबूत रहे, ठीक है। नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ जो था दोस्तों, विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक इस्पात उत्पादक देश बना? तो दोस्तों नंबर 1 पर देखिए, यहां पर चीन था इस्पात में, नंबर 2 पर जापान था, भारत तीसरे पर था, लेकिन अब जापान पीछे हो गया दोस्तों, और भारत का स्थान क्या हो गया दोस्तों? नंबर 2 पर हो गया है, यानी जापान क्या हो गया दोस्तों? अब जापान खिसक के तीसरे पे चला गया है। तो आर्थिकी में सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक देश पछाड़ करके किसी दूसरे को आगे बढ़ता हो, भी खासकर अगर भारत बढ़ रहा है, तो ऐसे में सवाल आ सकता है, ठीक है। लिख रहा पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य कौन बना दोस्तों? तो पहला बिहार था, दूसरा उड़ीसा था, और तीसरा बन गया दोस्तों झारखंड। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ये पूर्वी राज्य है दोस्तों, याद रखेंगे, जो खाद्य सुरक्षा एटलस को लागू किया अपने राज्य में, ठीक है। खाद्य सुरक्षा एटलस को लागू करने वाले राज्य हो गए, कुल 3 राज्य हैं, पहला बिहार है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा आपका झारखंड है, जो कि बिहार से कटकर ही अलग हुआ है, ठीक है। लिख रहा सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्राउनजेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया दोस्तों? ये कांतार में दोस्तों सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया? तो आईटी कंपनी है दोस्तों, आईटी कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS का नाम सुना होगा, बहुत सारे एग्जाम कराती दोस्तों TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कहा जाता है, टाटा
कंसल्टेंसी सर्विस दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका नाम आता है दोस्तों, ये सबसे मूल्यवान ब्रांड दोस्तों घोषित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, वन विश्वविद्यालय, देखिए इसी तरह से पूछ सकता है सहकारिता विश्वविद्यालय, क्या पूछ सकता है, सहकारिता विश्वविद्यालय। तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये सहकारिता विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, बताइएगा। अगर पूछता है तो दिल्ली में बताइएगा, ठीक है। इसी तरह से शिक्षक विश्वविद्यालय कहां पर बन रहा है, टीचर्स विश्वविद्यालय, ठीक है। तो शिक्षक विश्वविद्यालय दोस्तों कहां बन रहा है, यह भी दोस्तों दिल्ली में बन रहा है, ठीक है, दिल्ली में बन रहा है। अभी दोस्तों आपसे पूछ रहा है वन विश्वविद्यालय, पहला वन विश्वविद्यालय है, और ये कहां पर बन रहा है दोस्तों, ये तेलंगाना में बन रहा है। कहां पे बन रहा है दोस्तों, तेलंगाना में वन विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, इसका निर्णय लिया गया है। यह भी आपके लिए बेहतरीन सवाल है, ठीक है। लिख रहा, अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक एफडीआई, जी हां दोस्तों, सर्वाधिक एफडीआई दोस्तों एक किस देश से प्राप्त हुआ है। देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब कहां से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहां पर दोस्तों, भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर देश से, ठीक है, सिंगापुर देश से। देखिए जितने भी यूट्यूबर हैं दोस्तों, उनका भी पेमेंट कहां से आता है दोस्तों, सिंगापुर से आता है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई यहां पे आ जाएगा, ठीक है। लिख रहा जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ठीक है। अब बिलियनियर्स इंडेक्स बताएगा क्या, वही कौन सबसे अरबपति खरबपति है, ठीक है। तो एशिया की सबसे अमीर महिला दोस्तों किसे घोषित किया गया, कहां की दोस्तों, एशिया की, पूरे दुनिया का नहीं पूछ रहा है, एशिया की सबसे अमीर महिला दोस्तों किसे घोषित किया गया है, तो इनका नाम है सावित्री जिंदल। क्या नाम है दोस्तों, नया नाम पढ़ने को मिल रहा होगा आपको, याद रखेंगे, सावित्री जिंदल नाम है, जो कि एशिया की सबसे अमीर महिला हो गई हैं। ये अभी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जो आया था 2022 में, उसके अनुसार दोस्तों ये चीजें दी जा रही हैं। लिख रहा है 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग, अभी पीछे पड़ा दोस्तों, भारत में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है, तो 92,683 हो गई है, ठीक है। अब लिख रहा दोस्तों स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए स्टार्टअप में तो कर्नाटक राज्य कर्नाटक टॉप पे चल रहा है, लेकिन कर्नाटक के साथ साथ दोस्तों गुजरात भी यहां नंबर 1 पर है। तो गुजरात और कर्नाटक दोनों को एक साथ रखे दोस्तों, ये तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, तो कर्नाटक के साथ साथ गुजरात को भी आपको बताना है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इसे कहते हैं दोस्तों CEBR, ठीक है, कि पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया दोस्तों। तो भारत ने ब्रिटेन को ही पीछे करके, भारत ने ब्रिटेन को दोस्तों पीछे करके दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला दोस्तों देश बन चुका है। भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी दोस्तों दुनिया में किसकी है, भारत की 5वें नंबर पर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को, जी हां दोस्तों, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, आप तो जान ही रहे होंगे इनके बारे में, ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की। देखिए कुछ दिन पहले ट्रांसजेंडरों के लिए स्माइल योजना भी आया था दोस्तों, लेकिन अभी जो सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस भारत सरकार किस योजना में दोस्तों ट्रांसजेंडरों को शामिल कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत योजना चल रहा था दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है ना, उस आयुष्मान भारत योजना में अब इस ट्रांसजेंडरों को भी दोस्तों शामिल किया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना जो जन आरोग्य योजना था उसी का नाम चेंज करके किया गया था, ठीक है। अब इसमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना, तो दोस्तों यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत का कौन हो चुका दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका आ चुका है। यह सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने योग्य भी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, मनरेगा का लोकपाल दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखेगा NJ ओझा को। किसे बनाया गया था दोस्तों, NJ ओझा को क्या बनाया गया दोस्तों, मनरेगा का लोकपाल बनाया गया, ताकि मनरेगा में अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उनकी पता चल पाए, या लोगों को दोस्तों शिकायत के दौरान बेहतरीन सुविधाएं मिल पाए, इसलिए दोस्तों लोकपाल नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। लिख रहा वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यहां दोस्तों इस मंत्रालय के मंत्री कौन है पता है आपको, याद रखेगा नारायण तूती दाणे जी हैं। कौन है दोस्तों, नारायण
तूती राणे जी दोस्तों इस मंत्रालय के मंत्री हैं एमएसएमई के, ठीक है। तो सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय विभाग द्वारा हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है या किसने प्राप्त किया है, किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यहां उड़ीसा राज्य को यह एमएसएमई पुरस्कार दिया गया है। बताइए सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगाइए सवाल पे, ठीक है। एमएसएमई पुरस्कार ये किस राज्य ने जीता दोस्तों? तो क्या बताएंगे? उड़ीसा राज्य ने जीता है, ठीक है। लिख रहा जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम, ये सार्वजनिक उपक्रम को देखिए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा है किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया दोस्तों? तो यह एनटीपीसी के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे हम? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा दोस्तों यह जैव विविधता नीति 2022 जारी किया गया। यह सार्वजनिक उपक्रम है जिसके द्वारा यह जारी किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में दोस्तों शीर्ष स्थान पर है? विदेशी धन प्रेषण मतलब होता है आवागमन, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर, आना जाना। तो दोस्तों इसमें भी भारत का स्थान दोस्तों टॉप पर है। क्यों दोस्तों? भारत के लोग दोस्तों बहुत सारे देशों में अपनी सेवाएं देते हैं, काम करते हैं रोजगार के लिए, तो वहां से पैसे भेजते रहते हैं, तो दोस्तों इसलिए धन प्रेषण बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर सर्वाधिक एफडीआई पूछेगा, ठीक है, एफडीआई वाला पूछेगा तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप सिंगापुर बताएगा, ठीक है। एफडीआई पूछेगा तो सिंगापुर बताएगा, और ऐसे धन प्रेषण पूछेगा तो भारत बताएगा। लिख रहा बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां, जी हाँ दोस्तों 100वां यूनिकॉर्न बनने का दोस्तों गौरव प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है ओपन। क्या नाम है दोस्तों? ओपन। इसका नाम ही है दोस्तों ओपन, याद रखेगा, ठीक है, स्टार्टअप का। तो ये आप याद रखेंगे, नियो बैंक प्लेटफॉर्म पर 100वां यूनिकॉर्न ये बना है, याद रखेंगे, ठीक है। बेंगलुरु स्थित है यह नियो बैंक है, ठीक है। लिख रहा है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में किस स्याही के निर्माण इकाई का उद्घाटन किया दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर स्याही का नाम अगर हम बताएं दोस्तों, स्याही एक स्पेशल स्याही होती है जो नोट पे प्रिंट की जाती है, उसका नाम है वर्डिका। क्या नाम दोस्तों? वर्डिका स्याही नाम है। और इसकी जो इकाई, जो निर्माण इकाई मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है दोस्तों, ये कहां पे लग रहा है? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है दोस्तों मैसूर में। कहां पे लगाया जा रहा है? मैसूर में लगाया जा रहा है। वहां पर वर्डिका स्याही से दोस्तों नोट प्रिंट किए जाएंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वहां एक्चुअली प्रिंट नहीं किया जाएगा, वहां पे स्याही बनेगा, ठीक है। प्रिंट तो दोस्तों अलग अलग जगह होता है, देवास में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर क्या बनेगा दोस्तों? स्याही बनेगा। ये सवाल आप ध्यान में रखेंगे। तो आर्थिकी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल लगे मुझे वो मैंने आपको दे दिए। और लगातार दोस्तों आप लोग करंट अफेयर पे मेहनत करते रहे, क्योंकि परीक्षा में करंट अफेयर का सेक्शन बड़ा मजबूत है दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो इसलिए पहले से आप तैयारी रखें, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विषय आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों किताबें भी लॉन्च की गई हैं। इन किताबों को आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से ले सकते हैं। ऑनलाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले लीजिए। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह चाहिए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वहां पे भी किताबें लिस्ट कर दी गई हैं, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।